हेलो एवरीवन। आज हम लोग की फ़र्स्ट क्लास है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो पहली बात तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाना है हमें, यूनिट 1 और यूनिट 2। और क्या पढ़ाना है, और हमें पढ़ाना है मैथमेटिकल मेथड्स का यूनिट 3 और यूनिट 2 का ये थोड़ा सा पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, डेफिनेशन, एक्जिस्टेंस एंड लिनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इतनी चीज़ें हमें आपको पढ़ानी है। तो पहले हम लाप्लास का जो पार्ट है छोटा सा, थोड़ा है, कम है, तो इसको पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। फिर यूनिट 3 पढ़ाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, अगर हम लोग के पास एक फंक्शन हो टी, फंक्शन ऑफ टी हो, f of t be a function of t, the Laplace transform of f of t is denoted by L f t and defined as Laplace of f t equals to integral 0 to infinity e to the power minus s t f of t dt। और इसको हम लोग जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग के पास क्या, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को फंक्शन ऑफ s मिलेगा। फंक्शन ऑफ s कैसे मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जो यहाँ पे s है ये हम लोग के पास बचा रह जाएगा, तो हम लोग को फंक्शन ऑफ s यहाँ पे मिलेगा। कुछ भी फंक्शन मिलेगा, लेकिन वो s अगर वेरिएबल कोई होगा उसमें तो s होगा। ठीक है, और जो e की पावर माइनस एस टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और s जो होगा हम लोग का ग्रेटर देन 0 होगा। और एक चीज़ और बात देख लीजिए आप लोग कि आप लोग जो सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, यहाँ पे बस थोड़ा सा उसका पार्ट पढ़ना है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको, वही चीज़ पढ़नी है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी आप लोग को यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी वही है जो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़े थे, तो आप लोग वहाँ से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि पहले की चीज़ें हैं, तो बस हम नोट्स दे देते हैं और थोड़ा सा समझा देते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर है अगली हेडिंग, देखिए, पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, वैसे तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पीस वाइज यानी कि पीस में वो कंटिन्यूअस होगा, या फिर सेक्शनली कंटिन्यूअस। पीस वाइज और सेक्शनली का मतलब एक सेक्शन में वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा कि फंक्शन जहाँ से शुरू हो रहा है अंत तक वो कंटिन्यूअसली जाता जाए। यहाँ पर पीस वाइज कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का, तो फंक्शन जो एक्स एक्सिस है वो हम लोग की टी है, और जो वाई एक्सिस पे है वो एफ ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग उसको 4 नहीं 5 जो हम लोग का फंक्शन है, मतलब कि 0 to t जो है उसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, T1, T2, T3, T4 यहाँ पर है। ठीक है, जो मान लो हम लोग का इंटरवल है, मान लो कि A से B इंटरवल है, जैसे हम लोग पिछले रियल एनालिसिस में पढ़ते थे, एक इंटरवल लेते थे, उसके हम लोग क्या करते थे, पार्टीशन निकालते थे। पार्टीशन कैसा होता था, A जो होता था जो पहला पार्टीशन का पहला टर्म होता था, वो जो ये इंटरवल का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हम लोग का एलिमेंट है उसके बराबर होता था, T0 मान लो या फिर T1 मान लो। उससे बड़ा दूसरा वाला होता था पार्टीशन, दूसरा एलिमेंट T1, मान लो T1 है तो T2 से बड़ा T3, और उसके बाद जो लास्ट वाला होता था मान लो Tn, वो लास्ट वाले के बराबर होता था, जो क्लोज इंटरवल के राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसकी। बस वैसे ही यहाँ पर भी किए हैं हम लोग। A इक्वल्स टू T1 है और B इक्वल्स टू T5 है, तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, और T1 से T2 हम लोग का जो फंक्शन बन रहा है कंटिन्यूअस बन रहा है सिर्फ T1 से T2 में। एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ तक गया हुआ है, फिर यहाँ से या फिर ऐसे आगे, इससे लेके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ एक अलग पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, फिर ये फंक्शन अलग पॉइंट से, मतलब कि ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है। इंटरवल हम लोग के पास ओपन इंटरवल मिलेगा, T1 से T2 में कंटिन्यूअस है, फिर T2 से T3 में कंटिन्यूअस है, इस तरीके से पीस वाइज कंटिन्यूअस है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है।
ठीक, तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस इन ईच ओपन इन सब इंटरवल्स। जो उसके पार्टीशन होंगे, उसके जो सब इंटरवल्स बनेंगे ओपन इंटरवल्स, उसमें वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि मान लो टी आई -1 है, तो टी आई की जगह 2 ले लो और आई की वैल्यू 2 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को ओपन इंटरवल मिलेगा T2 T1। तो हम लोग को क्या मिला कि जो इंटरवल आएगा इसमें हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे हम लोग नीचे ग्राफ में देखें वैसे ही। एंड हैज़ फाइनाइट राइट लिमिट एंड फाइनाइट लेफ्ट लिमिट। हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं कि हम लोग की जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वेयर जो टी आई -1 इज एन ओपन इंटरवल ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट x1 T1 टू Tn, और उसका पार्टीशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियरली एफ टी नीड नॉट नेसेसरीली बी डिफाइंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल्स। यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट से जो सब इंटरवल बन रहा है हम लोग का, उसके एंड पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं है फंक्शन, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। T2 पर एक वैल्यू यहाँ आ रही है, T2 पर एक वैल्यू, एंड पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तीसरी वैल्यू T2 से ही तो शुरू हो रही है। यहाँ पे देखिए T3 पे ख़त्म, T3 से शुरू, तो एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन, लेकिन जो सेक्शनली जो हम लोग का पार्टीशन है उसमें वो कंटिन्यूस है। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्शनली या फिर पीस वाइज कंटिन्यूस। तो जो हम लोग के पास एग्जाम्पल था वो क्या था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन एफ टी विच इज़ सेक्शनली कंटिन्यूस वेयर n इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हम लोग 5 पार्टीशन लिए थे, इस वजह से यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है। द फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस इन सब इंटरवल्स एंड डिसकंटिन्यूस एट T2 T3 T4। तो जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं उस पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m स्मॉल m नंबर सिग्मा एंड फाइनाइट नंबर t। तो हम लोग के पास तीन नंबर्स हों, रियल कांस्टेंट m, एक कोई सिग्मा हो और फाइनाइट नंबर t हो। इस प्रकार से हो कि जो t है वो t0 से किसी भी फिक्स्ड नंबर, t जो है वो फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब किसी फिक्स्ड नंबर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि कहीं से भी उठा के नहीं ले सकते हम लोग, कोई फिक्स्ड नंबर होंगे हम लोग के पास T0, मान लो 10, तो t जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हम लोग T0, ये जो T0 है, T0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, 1 टू लेकर T0 तक कोई नंबर्स होंगे, ये T0 है, और उससे बाद ये आएगा t, जो कि T0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक, तो उसके बाद हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकें, ये जो फॉर्म दी हुई है इस फॉर्म में लिख सकें, या फिर हम लोग कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले में। इसमें हम लोग क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका जो मॉड था इसको अलग अलग कर दिए और इसको इधर लेके चले आए, इसके अपॉन में कर दिए, फिर ऊपर चला गया तो इस पर माइनस की जगह प्लस साइन आ गया। ठीक है, बस यही इसमें डिफरेंस है। तो या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या तो इस फॉर्म में। तो हम लोग जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो होगा, वो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। अगर टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो जो फंक्शन एफ टी होगा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा का होगा, उसका जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा वो सिग्मा होगा। फिर हम लोग पढ़े क्यों हैं ये देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, सेक्शनली कंटिन्यूस और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो फंक्शन ऑफ क्लास ए देखिए क्या है, दोनों का मिक्स्ड, अगर दोनों कोई फंक्शन दोनों सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन ऑफ क्लास ए हो जाएगा। अब देखिए डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ ऑफ टी सेट टू बिलोंग क्लास ऑफ ए इफ एफ टी इज ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर as t tends to infinity and is piecewise continuous over every finite interval at t greater or equal to 0। तो कोई फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा वाला है एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, और वो अगर वो सेक्शनली कंटिन्यूस है या पीसवाइज कंटिन्यूस है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो फंक्शन ऑफ क्लास ए से बिलोंग करता है। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग को एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़नी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इसके लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा है। तो फंक्शन एग्जिस्टेंस की स्टेटमेंट देखिए,
इफ़ एफ ऑफ टी इज़ फंक्शन ऑफ क्लास ए देन एल ऑफ एफ टी यानी कि लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट, तब जो हम लोग का जो फंक्शन किसी फंक्शन का जो लाप्लास होगा वो एग्जिस्ट करेगा। लाप्लास का मतलब क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में हम लोग को लाप्लास निकालना है, जो इंटीग्रल वैल्यू दी हुई थी, इसका मतलब कि कुछ खास नहीं, हम लोग को उस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। हम लोग उस इंटीग्रल को लाप्लास के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बस उसकी उस ये जो हम लोग के पास इंटरवल यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ है, ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल में कोई भी फंक्शन डाल दीजिए और उसको हम लोग अगर लाप्लास से सॉल्व करें, चाहे फोरियर से सॉल्व करें, चाहे उसको डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूले से सॉल्व करें, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए तो उसका मतलब कुछ और आंसर आ जाएगा और फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाए तो कुछ और। तो इसका मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी इंटीग्रल को सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंपल वे से सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग किसी फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं उसकी मदद से, ठीक है, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। अगर हम लोग के पास कोई ऐसा इंटीग्रल आ गया तो हम लोग को उसका आंसर बताना है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अगर लाप्लास वाला फंक्शन है तो उसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता देंगे, ज़रूरी नहीं कि उसमें लिखा होना चाहिए लाप्लास से सॉल्व करो, आंसर उसका सेम ही आएगा अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, ठीक। तो हम लोग देखिए एग्जिस्टेंस थ्योरम स्टेटमेंट, अगर फंक्शन जो है क्लास ए से बिलोंग करता है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ़ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, अगर वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है एंड इज पीस वाइज कंटिन्यूअस ओवर एवरी फाइनाइट इंटरवल टी ग्रेटर देन 0 देन लाप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या सब तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है, बस खाली पहले में लिखा है फंक्शन जो है वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। और क्लास ए की डेफिनेशन क्या होती है, सब लोग अभी देखे हैं कि कोई फंक्शन जो कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो और पीस वाइज कंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन ऑफ क्लास ए का होता है। और अगर हम लोग को फंक्शन ऑफ क्लास ए नहीं लिखना है तो हम लोग ये दोनों लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग कि जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और पीस वाइज कंटिन्यूअस है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का और पीस वाइज कंटिन्यूअस। क्लास ए की डेफिनेशन को ही लिख दिया गया यहाँ पर, दूसरा हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है if f of t is a function which is piecewise continuous on every finite interval in the range इतना and satisfies। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर piecewise continuous तो ऐसे एज इट इज़ लिखा गया है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर था उसको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ना लिखकर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन लिख दी गई। यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन है। तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो आप लोग को बस ये ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा ये सीधे डायरेक्ट क्लास ऑफ ए की डेफिनेशन से पूछ रहा है या फिर क्लास ऑफ ए लिख के पूछ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक। तो प्रूफ देखते हैं हम लोग अब। सिंस एफ ऑफ टी इज़ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है उसका सिग्मा, वी कैन फाइंड कांस्टेंट सिग्मा और एम क्या है ग्रेटर देन 0 एंड टी नॉट, सो दैट यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की मिलाकर डेफिनेशन लिखे हैं और कुछ नहीं। फिर हम लोग क्या किए हैं, उसको इक्वेशन 1 ले लिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की जो डेफिनेशन लिखा उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। फिर लाप्लास ऑफ एफ टी की डेफिनेशन लिखा। लाप्लास ऑफ एफ टी की डेफिनेशन होती है क्या, जो लिखी है यहाँ पर, यही 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर हम लोग क्या किए हैं कि जो 0 to इन्फिनिटी था उसको हम लोग 0 to टी नॉट और टी नॉट टू इन्फिनिटी में ब्रेक कर दिए, ठीक। फिर और इन दोनों इंटीग्रल को क्या कर दिए हम लोग I1 और I2 नेम कर दिए। इसको ये क्या हो गया हम लोग का I1 और ये हो गया हम लोग का I2, और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सिंस एफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल देन I1 एग्जिस्ट। जो फंक्शन ऑफ टी है वो, हाँ यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे तो दिया ही हुआ था कि जो एफ टी जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है एवरी फाइनाइट इंटरवल में। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to टी नॉट, ये तो फाइनाइट ही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है किस में,
फाइनाइट इंटरवल में, तो मतलब कि ये एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही। इसको हम लोग को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि I1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। हम लोग को लाप्लास ऑफ ft का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, I1 और I2। अब इन दोनों का एग्जिस्टेंस दिखा देंगे, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली बात क्या कि I1 जो है वो फाइनाइट इंटरवल में डिफाइंड है, फाइनाइट इसका जो लिमिट है वो फाइनाइट है, तो उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है I1 का काम हो गया। हम लोग को बस I2 दिखाना है कि I2 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं देखना है। तो I1 एग्जिस्ट, ठीक। अब I2 का लेना है। I2 का हम लोग जब मॉड लेंगे, मॉड लिया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। दोनों तरफ मॉड लेने के बाद क्या किए हम लोग कि जो मॉड है उसको अंदर ले लिया, मॉड अंदर लेके यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 से आप इसकी वैल्यू क्या है ऊपर देखिएगा, इसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू एफ ऑफ टी इज़ लेस और इक्वल टू ई के पावर सिग्मा टी है, इनटू एम है शायद ना, हाँ इतना ही है। तो हम लोग यहाँ पे रखे और एम को बाहर ले लिए। और जो ऊपर इनइक्वालिटी है ये भी एक बार अच्छा देख ही लीजिए, ये जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्टली लेस देन एम इंटू ई की पावर सिग्मा टी है एफ टी ना। जो एफ टी है वो एफ टी इज मॉड ऑफ एफ टी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम इंटू ई टू द पावर सिग्मा टी। तो हम लोग की जो नीचे जो इनइक्वालिटी आएगी, अगर हम लोग जब इसकी वैल्यू रखेंगे इसकी जगह, तो वहाँ पर लेस और इक्वल टू की जगह सीधा ग्रेट लेस का साइन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर पहले लेस और इक्वल टू आया, क्योंकि हम लोग मॉड जो था उसको हम लोग अंदर कर दिए हैं, बाहर से अंदर करने पर यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई। फिर इसकी वैल्यू जब हम लोग लेस देन एम इंटू सिग्मा टी रख देंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग एम को बाहर कर लिया, फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दिए, ये जो है इंटीग्रेट कर दिए, ई इसको एक साथ पावर में लिख करके इंटीग्रेशन किया और इसका ऊपर वाले का नीचे डिफ्रेंसिएशन कर दिया, टी नॉट टू इन्फिनिटी आ गया। फिर हम लोग देखिए इसका लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट टी में वेरी करें तो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर ई के पावर इन्फिनिटी यहाँ पे अगर हम लोग रख देंगे तो हम लोग के पास ई के पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, 1/ई के पावर इन्फिनिटी, और ई के पावर इन्फिनिटी बराबर 1/इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक। तो 0 हो गया। फिर माइनस क्योंकि यहाँ पर भी है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ना। सही से देख लीजिए आप लोग कि इसको हम लोग उठाए हैं, ई के पावर पहले तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस, और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, जो भी फंक्शन है वो, और साथ में टी नॉट और बाय एस माइनस सिग्मा, ये वाली वही चीज़ यहाँ पर है सारी। एम ये एम है, एम इंटू ई टू द पावर माइनस एस माइनस सिग्मा टी नॉट बाई एस माइनस सिग्मा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फिर है नाउ व्हेन एस इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, यहाँ पर क्योंकि हम लोग एस माइनस सिग्मा है हम लोग के पास, नीचे देखिएगा ये यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास एस माइनस सिग्मा है। तो अगर जब एस बड़ा होगा सिग्मा से तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू निगेटिव की निगेटिव ही रहेगी। यहाँ पे जो ई के पावर माइनस है, तो अगर एस बड़ा होगा सिग्मा से तो ई के पावर माइनस ही रहेगा। और अगर एस छोटा हो जाएगा सिग्मा से तो इसका मतलब कि एस माइनस सिग्मा क्या आ जाएगी, एस माइनस, अगर एस बड़ा है सिग्मा से तो एस माइनस सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर एस इज़ लेस देन सिग्मा हो जाएगा तो एस माइनस सिग्मा क्या आएगा हम लोग का, जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटेगी तो ये इज़ लेस देन 0 आ जाएगा। और अगर ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये जो बाहर माइनस है उसको प्लस कर देगी, और प्लस अगर कर देगी तब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि और यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखते टाइम, यहाँ पे हम लोग जब इन्फिनिटी रखे हैं तो एस को सिग्मा से बड़ा लेकर ही रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव से ही ये ई के पावर माइनस इन्फिनिटी से ही ये ई के पावर 1/इन्फिनिटी बना था। और अगर एस छोटा हो जाता तो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता, तो ई की पावर इन्फिनिटी ही रहता ना तब, तो वो इन्फिनिटी वैल्यू जाती, तो हम लोग की वैल्यू जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके एस ग्रेटर देन सिग्मा के लिए ही ये जो इंटीग्रल I2 है वो एग्जिस्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन एस इज़ ग्रेटर देन सिग्मा देन ई की पावर माइनस
एस माइनस सिग्मा टी नॉट टेंस टू ज़ीरो, ये टेंस टू ऐसे, ये टेंस टू ज़ीरो ऐसे लिख लीजिएगा, टेंस टू ज़ीरो एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक। Hence 3 shows mod of I2 is finite for all t not greater than 0 when s is greater than sigma, and hence I2 exists for all s is greater, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये नहीं होता तो हम लोग का जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लोग क्या हो गया, I1 एग्जिस्ट कर गया, I2 एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब कि इसके बराबर था L ऑफ एफ टी, वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि लाप्लास इंटीग्रल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जिस्ट फॉर एस इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक। हम लोग यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शंस पढ़ेंगे जो आप लोग पहले से पढ़े होंगे। कुछ नहीं करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद क्या किया, एफ टी, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता था, तो एफ टी की जगह वन लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एल ऑफ वन करेंगे, यानी कि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे वन लिख दिया, वन लिख दिया, तो यहाँ पर जो एफ टी था इसकी जगह पे यहाँ पे वन आ गया। अब यहाँ पे वन आ गया तो उसको अब नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग पहले इंटीग्रल सॉल्व करते आए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ वन, यानी कि वन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, वो होता है वन बाई एस। इसी तरह हम लोग टी का कर देंगे, वन क्या है यहाँ पर, वन अगर हम लोग लें तो वन है टी के पावर ज़ीरो, यहाँ पे हम लोग टी के पावर ज़ीरो का निकाले, टी का निकालेंगे, फिर टी के पावर एन तक का निकालेंगे, तो टी रख देंगे यहाँ पर, तो फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। सबको फार्मूला आता होगा, इंटीग्रल दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो सब लोग अब करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे लिमिट लगा दिए हैं, लिमिट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है लिमिट सॉल्व करें कैसे, वन बाई एस बाहर हो गया है, इसकी वैल्यू जो टी की तरफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा, टी बाई ई के पावर एस टी है, तो इन्फिनिटी हो गया, अगर टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इन्फिनिटी, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा, पहले टी की जगह टी बाई ई के पावर एस टी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ई के पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ये इसको हम लोग को अगर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन है ये टी है, इसको ऊपर का ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में ना, सबको पता ही होगा वैसे तो, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग का एल हॉस्पिटल रूल आ जाएगा। अगर हम लोग का 0/0 फॉर्म फिर से आता है तो फिर से कर देंगे, नहीं आता है तो हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, ऊपर टी को टी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, यहाँ पे एस इंटू ई की पावर एस टी आ गया, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1/s²। इसी तरह टी स्क्वायर का करेंगे, उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग क्या कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 के पावर क्यूब, और n को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक हम लोग पहले इसकी वैल्यू रख देंगे, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से यहाँ ये वाली लाइन भी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग फिर से जैसे ऊपर था वैसे इसको कर देंगे, यहाँ पर ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को कि ये जो है t के पावर n बाई ई के पावर एस टी, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा n इंटू टी के पावर n-1। फिर से इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, नीचे तो s ई के पावर एस टी ये आता जाएगा। फिर से एक बार करेंगे तो यहाँ पे n² इंटू n-2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग को n बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हम लोग का 3 इंटू 2 इंटू 1 तक,
फिर हम लोग के पास t की पावर 0 आ जाएगा। हम लोग के पास क्या होता है यहाँ पर जो होता है उतना -1 यानी कि 1 -1 आ जाएगा, यानी कि t की पावर 0, और अपॉन में n बार करेंगे तो यहाँ पे s एक बार में आया था, दूसरी बार में s स्क्वायर आया था, तो तीसरी बार में s n बार में कितना हो जाएगा, s के पावर n इंटू टी e के पावर s t पीछे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये जो था ये होता था हम लोग का n फैक्टोरियल, इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा बाई s के पावर n e के पावर s t। और इधर वाले पार्ट में क्या होगा, n बाई एस इंटू एन माइनस वन e के पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होता था यहाँ पर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग n बाई एस, यहाँ पे n बाई एस आया था तो यहाँ n बाई एस को बाहर निकाल लिए, तो ये जो फंक्शन था हम लोग का वो हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ t के पावर n माइनस वन। ठीक, फिर क्या है देखिए, फिर यहाँ पे सॉल्व किए हुए जो पीछे बता रहे थे, इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको n बार करेंगे, तो यहाँ पे n बार करने पे यहाँ पे n फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ऊपर से t गायब हो गया है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये यहाँ पे इतना बच गया। ठीक, उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग के पास यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे मिला है हम लोग को n बाई एस एल लाप्लास ऑफ t की पावर n माइनस वन, यानी कि लाप्लास ऑफ t की पावर n का जब हम लोग लाप्लास निकाले थे तो हम लोग को ये मिला है, तो t की पावर n माइनस वन का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा कि बस n की जगह n माइनस वन रिप्लेस कर देंगे, वही यही वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो एक मिनट, अच्छा ये जो वैल्यू आई है हम लोग की ये किसके बराबर, लाप्लास ऑफ t की पावर n के बराबर है। यहाँ पे n था तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गई, यहाँ पे अगर n माइनस वन कर देंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, n बाई एस एन बाई इस ये नहीं आएगा n माइनस वन, अच्छा इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, अगर लाप्लास ऑफ t के पावर n की वैल्यू आ गई इतना, और हम लोग यहाँ पर लाप्लास ऑफ t की पावर n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे अगर इसी के ऊपर इस पे बेस्ड करके, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगी ये वैल्यू, यहाँ पे n था, यहाँ पे n बाई एस था, यहाँ पे n माइनस वन है तो यहाँ पे n माइनस वन बाई एस आ जाएगा। फिर यहाँ पे n था तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ t माइनस वन आया था, t की पावर n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन है तो लाप्लास ऑफ t की पावर n माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह अगर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग के पास ये वैल्यू आ गई। अब लाप्लास ऑफ यहाँ पे n माइनस वन की जगह n माइनस टू रख दीजिए, तो ये तो मल्टीप्लाई होता ही जाएगा क्योंकि यहाँ से आया था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम लोग को ये मिल जाएगी। ये कैसे मिल जाएगी, n माइनस टू की जगह यहाँ पे जब n था t की पावर n, तो ये n बाई एस मिला था तो यहाँ पे n माइनस टू बाई एस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे n की जगह n माइनस वन कर दिया था, यहाँ पे n माइनस टू की जगह माइनस वन कर देंगे तो n माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को लास्ट मिलेगा n माइनस वन, और यहाँ पे n माइनस n हो जाएगा t की पावर, तो ये t की पावर 0 यानी कि 1, और लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1 बाई एस हम लोग पीछे निकाले हैं। ठीक, तो हम लोग को कुल मिलाकर क्या मिल जाएगा, ये इंटू ये, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस बराबर फैक्टोरियल n बाई n के s के पावर n प्लस वन। और गामा में लिख सकते हैं, गामा में क्या होता है, फैक्टोरियल n इक्वल गामा n इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। तो अगर गामा में n प्लस वन है तो फैक्टोरियल क्या हो जाता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उतने माइनस वन, तो n प्लस वन माइनस वन, तो कुल मिलाकर फैक्टोरियल n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गामा n प्लस वन की वैल्यू हम लोग को मिली फैक्टोरियल n। तो यही वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पे रख दिए, फैक्टोरियल n की वैल्यू यहाँ पे गामा n प्लस वन से रख दिए, यहाँ पे यही वैल्यू आई है। ठीक, फिर हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ई लाप्लास ऑफ
ई के पावर ए टी का। इसका कैसे निकलेगा? इसका तो सिंपल है, इसको हम लोग रख देंगे सीधा फंक्शन में, और ई का जो फंक्शन है उसके साथ ऊपर उसके पावर में जो भी जैसे भी इसका साइन है वैसे लगा करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/s - a। ठीक है, इसका सब देखिएगा आप लोग, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। और साइन ए टी कॉस ए टी का ये वाला अच्छा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला सबको पता होगा, ई के पावर आई थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? हम लोग के पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा जो है ई के पावर आई थीटा का रियल पार्ट है, और जो साइन थीटा है वो ई के पावर आई थीटा का इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम लोग ये लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा, तो हम लोग को साइन थीटा सिर्फ मिलेगा, कॉस थीटा नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा लिख देंगे तो सिर्फ कॉस थीटा मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि अगर हम लोग के पास ये फंक्शन की वैल्यू लाप्लास की निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई के पावर आई ए टी लिख देंगे। ई के पावर आई ए टी का मतलब क्या हो जाएगा? ई के पावर आई ए टी का मतलब कॉस, जो यहाँ पे आई थीटा होता तो थीटा लिखते थे, तो यहाँ पे कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी ये लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लगा दिए हैं, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब कि साइन ए टी, सिर्फ साइन ए टी आएगा, आई नहीं रहेगा उसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस ई के पावर आई ए टी की वैल्यू सिर्फ साइन ए टी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर साइन ए टी आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जब हम लोग को ऐसे मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग के पास लाप्लास का फंक्शन होता ही था कि यहाँ पे जो ये जो है ये फंक्शन ऑफ एफ टी है, इसी को हम लोग लाप्लास में लिख देते हैं। अगर ई के पावर माइनस इंटीग्रल अगर 0 से इन्फिनिटी या माइनस एस टी डी टी हो तो जो फंक्शन होता है वो लाप्लास पे से भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ। और यहाँ पे लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी लिख दिया यहाँ पे आई ए टी। और हम लोग पीछे निकाले हैं क्या कि लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी क्या होता है? लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी होता है 1/s - a। यहाँ पे जो टी के जो मल्टीप्लाइड में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो s माइनस के बाद आ जाएंगी। तो यहाँ पर आई के टी के साथ आई ए है, तो यहाँ पे हो गया क्या? 1/s - आई ए आ गया। यहाँ पे ए था, यहाँ पे सिर्फ ए था तो यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे आई ए है तो यहाँ पे आई ए आ गया। और हम लोग जब लोग ये सॉल्व करते हैं इमेजिनरी वाले जो आई से मल्टीप्लाइड टर्म्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग नीचे आई नहीं रखते हैं। हम लोग को चाहिए होता है उसको इक्वेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग को आई ऊपर चाहिए होता है, तो हम लोग नीचे से आई हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एस प्लस आई ए से और एस माइनस आई ए से। तो नीचे क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो कुल मिला के नीचे क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर एस प्लस आई ए। और इसका इमेजिनरी पार्ट हम लोग लिखते जाएंगे क्योंकि हम लोग को लास्ट में इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया, हम लोग का क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। फिर इसी तरह कॉस ए टी लिख लेंगे, यहाँ पे ई के पावर ए टी लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कॉस चाहिए तो हम लोग क्या लिख देंगे? रियल पार्ट। और रियल पार्ट लिख के सारी चीज़ें वैसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोग इक्वेट करके रियल पार्ट अलग कर लेंगे। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक के लिए करेंगे। साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ पे जो लिखा है यही फॉर्मूला होता है। साइन हाइपरबोलिक इक्वल्स टू इतना, ई के पावर ए टी माइनस ई के पावर -80/2। और कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम साइन का निकालें, आप लोगों को कॉस का निकालना है। साइन उसको निकालने के यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस आ गए हैं, मतलब कि ई के पावर ए टी माइनस ई के पावर -80, तो अलग अलग कर देंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या किए हैं? अलग अलग कर दिए हैं माइनस माइनस करके, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद उसको जोड़ घटा करके आंसर निकाल लेंगे। और इसी तरह आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये 9th नंबर डाल के ये करना है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का
वैल्यू निकाल के हमको दिखाना है। आंसर भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, बस उसको अच्छे से लिखना है। उसको निकालेंगे कैसे आप लोग को समझ आया या नहीं आया, ये सब चीज़ें करके हमको भेजनी है आप लोग को। जो होमवर्क देंगे सभी को भेजना है हमें, ठीक। फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये भी देख लीजिए। इफ़ f1t या फिर एंड f2t, दो फंक्शंस हैं हम लोग के पास, टुगेदर विद a b, टू कॉन्स्टेंट्स हैं, तो लाप्लास ऑफ a इंटू f1t b इंटू f2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ f1t प्लस b लाप्लास ऑफ f2t। इसका प्रूफ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो फंक्शन था हम लोग के पास उसको हम लोग इंटीग्रल वाले फार्मूला डालकर ये लिख लिए, फिर इसको अलग अलग कर दिए, ये दोनों इंटीग्रल के साथ अलग अलग कर दिए, ए को बाहर निकाल लिए और हम लोग का आ गया क्या, यहाँ पे ये बच गया, तो लाप्लास ऑफ, यहाँ पे देखिए ये कहीं पर f1 यहाँ पे छूटा हुआ है तो यहाँ पे f1 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये आप लोग को पढ़नी थी और एग्जिस्टेंस पढ़ना था। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स वैसे ही करने हैं, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाप्लास ऑफ f लिखेंगे, लाप्लास ऑफ f लिखने के बाद उसका फंक्शन लिख लिया, उसको अलग कर लिया हम लोग, 1/a को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, 1/a को बाहर निकाल दिया, फिर इसको क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका तो लाप्लास में वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो हम लोग वापस हम लोग पहले से उसको बाहर कर लिए। लाप्लास ऑफ e की पावर at हम लोग निकाले हैं पीछे, लाप्लास ऑफ 1 निकाले हैं, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लिए हैं, दोनों की वैल्यू लिख करके एलसीएम ले करके सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। फिर देखिए दूसरा फंक्शन है साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है, उसको पहले तो खोल दिया, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t को हम लोग साइन 2t लिख दिए, साइन 2t क्या कौन सा फॉर्म का हो गया, साइन 80 के फॉर्म का हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है यही है, साइन 80 का ये फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग उसका डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन फिर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी तो 1 हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं था। तो लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s, इसका हम लोग डायरेक्ट इससे लिख ही लेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया इतना, लाप्लास उसको कुछ क्या कहते हैं एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर हाइपरबोलिक का हम लोग निकाले हैं, 3 को अलग, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इन सब में हम लोगों की लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर ये a है, ये b है, ये फंक्शन ऑफ t है पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, उसको 3 को बाहर कर लिया, लाप्लास इसका ले लिया, फिर 4 को बाहर कर लिया, इसका लाप्लास लिया, दोनों फंक्शन की हम लोगों ने पीछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो दोनों का हम लोग को पता है, तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। और अच्छा ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल सारे तब। फिर है चौथा फंक्शन क्या है, साइन ए कॉस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उसको लगा देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को क्या करनी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है, और पीछे वाले जितने भी हम लोगों ने निकाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर पांचवा फंक्शन में क्या किए हम लोग, साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2t क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, सॉरी कॉस 2t का फॉर्मूला लगाए हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 लिखते रहेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लेंगे, फिर 1 पे लगा देंगे लाप्लास और कॉस 280 पर लगा देंगे, और इसका हम लोग पीछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हुए हैं, हम लोग का ये आंसर आ ही जाएगा। इसी तरह कॉस वाले पर भी कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है, उसके फार्मूले भी हम लिख दिए हैं, बस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। साइन क्यूब टी के लिए क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसको इधर ही रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, साइन 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की जगह यहाँ पे 2 टी वगैरह जो है उसको रखते रहिएगा। और हाँ, ये एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्योंकि साइन क्यूब 2t है, तो यहाँ पर हम लोग को साइन 6 थीटा आ जाएगा, साइन 6 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। ये सब चीज़ें ध्यान रख कर अच्छे से सॉल्व करके हमको भेजना है आप लोगों को, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ और होमवर्क है, तो ये था आप लोग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस इतना ही पढ़ना है आप लोग को, बाकी तो यूनिट 2 में पढ़ाएंगी। फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इंटीग्रल से हम लोग सॉल्व करने जाते हैं कि e की पावर -st कॉस हाइपरबोलिक
टी डी टी, तो उसका इंटीग्रल हम लोग को आता ही नहीं, बहुत या तो समय बहुत लगता है जिसको आता। इस वजह से हम लोग यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इंटीग्रल को जल्दी से सॉल्व कर सकें। आंसर सबके सेम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के अलग आंसर आएगा और फोरियर ट्रांसफॉर्म से अलग, और इंटीग्रल को नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो अलग, सबका आंसर सेम आएगा। हम लोग के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर अलग जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो क्या है, हम लोग के इंटीग्रल को सॉल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।